हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू वीकली राउंडअप में। सो इन टुडेज वीकली राउंडअप वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू फ्रॉम 15 जून टू 21 जून। तो चलिए इन दिनों के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम अपने द हिंदू सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ें। दिस इज आवर सक्सेस मंत्रा एप्लीकेशन। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो थ्रू दिस QR कोड और आप सिंपली टाइप कर सकते हो सक्सेस मंत्रा स्मार्ट कोचिंग ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट, ढेर सारा स्टडी मटेरियल, इसके अलावा डेली करंट अपडेट। तो जल्दी से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू दिस वीक इज फ्रॉम टेलीग्राम बैन। तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया, टेम्परेली बैन कर दिया टेलीग्राम को। टेलीग्राम इवॉल्व्ड इनटू न्यू डार्क वेब, गवर्नमेंट टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो नीट के री एग्जाम को देखते हुए जो कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 21 जून को कंडक्ट करा रही है। तो पेपर लीक की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को टेम्परेली यानी कि 22 जून तक के लिए बैन कर दिया। ठीक है, एंड गवर्नमेंट को लगा कि टेलीग्राम इस चीज़ को समझेगा कि क्या रीजन है इसको बैन करने के, है ना। एक्चुअली टेलीग्राम के कुछ फीचर्स में, है ना, कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से, है ना, एक अनवांटेड डाउट क्रिएट हो जाता है लोगों को पेपर लीक के बारे में। तो इसी को देखते हुए, है ना, या फिर किसी भी पॉसिबिलिटीज़ को जो पेपर लीक को बढ़ावा देती हो, इसको देखते हुए सरकार ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए टेलीग्राम को बैन कर दिया कि भाई देखो, हम आपको लाइफ टाइम बैन नहीं कर रहे हैं, टेम्परेरीली 21 को री एग्जाम होगा एंड आपका जो बैन है वो 22 जून तक रहेगा। आई होप आप इस बात को समझोगे, है ना। बट टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है उसने मनमाने तरीके से, है ना, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया और जिन ग्राउंड्स पर हमारे एप्लीकेशन को बैन किया है ना, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई। सेंटर फेल्स टू जस्टिफाई इमरजेंसी पावर और ए प्लेटफॉर्म बाइट बैन। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने ओपनली टेलीग्राम के जो ड्रॉबैक हैं उनके बारे में बोलना शुरू कर दिया, है ना। गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि टेलीग्राम मॉडर्न वर्ल्ड का ना न्यू डार्क वेब बन गया है। अनवांटेड एक्टिविटीज, चाहे वो आपकी स्मगलिंग हो, ब्लैकमेलिंग हो या टेररिस्ट रिलेटेड या गैंगस्टर रिलेटेड एक्टिविटीज हो, सारी इस एप्लीकेशन पे कंडक्ट की जाती हैं। तो हम ऐसे में कोई चांस नहीं ले सकते थे टेलीग्राम के साथ में कि आप अगर पेपर लीक होता है ना, तो उसकी वजह क्या हो, टेलीग्राम हो। दैट इज वाई हमने बैन कर दिया। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे सबमिटेड बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम हैड इवॉल्व्ड इनटू न्यू डार्क वेब, आर्ग्यूइंग दैट its architecture and privacy feature had made it preferred tool for cyber criminals, fraud networks, extremists and terror groups and operators involved in examination in paper leak। यानी कि यहाँ तक कह दिया कि भाई जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो भी इस ग्रुप के थ्रू क्या की जाती हैं, कंडक्ट की जाती हैं। एंड गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया कि जो बोला जा रहा है ना कि हमने IT एक्ट के सेक्शन 69A का, है ना, मिसयूज किया है, हमने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही ग्राउंड पर इस्तेमाल किया है। तो क्या है ये सेक्शन 69 है जिसको ऑल ऑफ द सडन इतना ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा है। तो अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A की, तो ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये पावर देता है कि जो इंटरमीडियरीज हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम, है ना, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे सके कि आप ऐसे कंटेंट को बैन करें, है ना, जो फॉलोइंग क्राइटेरिया में फॉल करता है। और कौन कौन से क्राइटेरिया में फॉल करने वाले कंटेंट को ब्लॉक करने की बात करता है सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। तो कोई भी ऐसा कंटेंट, है ना, जो इंडिया की सोवरेनिटी को
और इंटीग्रिटी को चैलेंज करता हूं, है ना, एनी कंटेंट विच चैलेंज सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफेंस सिस्टम को चैलेंज करता हूं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, हमारे इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको चैलेंज करता हूं। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, हमारे, है ना, बहुत सारे कंट्रीज के साथ फॉरेन रिलेशंस हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं, है ना। तो अगर कोई भी कंटेंट हमारे किसी कंट्री के साथ अगर रिलेशन को खराब करता है तो हम उस कंटेंट को भी ब्लॉक करा सकते हैं, है ना। अगर ऐसा कोई भी कंटेंट जो पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है उस कंटेंट को भी क्या किया जा सकता है, रिमूव करा सकते हैं। प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू द, ठीक है। तो किसके अंडर फॉल कर रहा है, अभी जो 69A का इस्तेमाल किया गया है टू प्रिवेंट पेपर लीक, तो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया नहीं, इसके अंदर फॉल नहीं कर रहा होगा, है ना। पब्लिक ऑर्डर, क्या होगा, पेपर लीक होगा तो पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट होता है कि नहीं होता है ना। एंड पेपर लीक के बाद, है ना, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एंगर देखने को मिले, तो पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए, है ना, पब्लिक ऑर्डर वाले क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए, है ना, आर्टिकल 69A के तहत, है ना, टेलीग्राम को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अब कुछ नहीं निकल के आना है इसमें, डिसीजन आते आते 22 जून हो जाएगा एंड तब तक टेलीग्राम को अनबैन कर दिया जाएगा। और अगर ये बैन लंबे समय तक चलता भी है, लॉन्ग टर्म तक चलता भी है, तब भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार सेक्शन 69A को डिस्कस किया जा रहा है कोर्ट में, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2015 में इसको डिस्कस किया जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको स्वीकार करते हुए बोला है कि हाँ, है ना, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी सरकार को, है ना, इस तरह का स्टेप लेना पड़ सकता है। एंड इस एक्ट में क्लियरली, है ना, जस्टिफाई किया गया है कि किन ग्राउंड पर इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। तो, है ना, ऐसा कुछ इसमें डिक्टेटरशिप जैसा कुछ नहीं है ना। मीनवाइल ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही थी टेलीग्राम की तरफ से या किसी और की तरफ से कि मेटा एंड रिलायंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ये लोग ये चाहते हैं कि 6-7 दिन के लिए हम टेलीग्राम को बैन कर देते हैं, एंड इतने में जो मेटा है वो अपने एप्लीकेशन को व्हाट्सअप, है ना, व्हाट्सअप चैनल वाला फीचर उन्होंने दिया हुआ है, तो उसको प्रमोट करेगा, तो 7 दिनों में तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। हमारी जो ऑडियंस, जो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जो ऑडियंस कनेक्ट होती है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, व्हाट्सएप चैनल की तरफ, है ना, शिफ्ट कर जाएगी। तो इस डर को देखते हुए, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया टेलीग्राम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ टेलीग्राम किस कंट्री की कंपनी है ना, किस कंट्री का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, यूएस एंड ईरान रीच एग्रीमेंट टू एंड वॉर, रीओपन हॉर्मुज स्ट्रेट। तो फाइनली, है ना, मिडिल ईस्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए, है ना, पूरी दुनिया की में जो एनर्जी क्राइसिस है ना, उसके लिए गुड न्यूज़ है कि यूएस और ईरान, है ना, एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं टू एंड द वॉर, है ना, कि चलो बहुत हो गई वॉर, अब इस वॉर को खत्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब लोग कह रहे हैं कि वॉर खत्म हो गई, वॉर खत्म हो गई, नहीं नहीं, वॉर अभी एग्जैक्टली खत्म नहीं हुई है। ये जो प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट है जो कि 19 जून को साइन होने वाला है, ये 60 डेज का टेम्परेरी सीज फायर है ना, कि चलो 60 दिन के लिए करके देखते हैं, आप भी कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना और हम भी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे, एंड पीसफुली रहेंगे, ठीक है, क्योंकि दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हम दोनों कंट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो 19 जून को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इस प्रिलिमिनरी डील को क्या किया जाएगा, साइन किया जाएगा, और इन्हीं 60 डेज के अंदर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, है ना, एक फाइनल एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, फाइनल एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, जिसके तहत, है ना, दोनों ही कंट्री लॉन्ग टर्म पीस में, है ना, इन्वेस्ट करेंगे, है ना, खुद को, कि दोनों कंट्रीज के बीच में लॉन्ग टर्म पीस, है ना, कैसे मेंटेन करके रखी जा सकती है, ठीक है। तो अगर बात करें इस प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट की, जैसे यूएस ईरान प्रिलिमिनरी पीस अकॉर्ड 2026 भी बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये इमीडिएट
मल्टीलैटरल सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर की बात करता है, यानी कि 19 जून को जैसे ही, है ना, इस पीस डील पर सिग्नेचर होंगे, पीस अकॉर्ड पर सिग्नेचर होंगे, है ना, जो सीज फायर है वो लागू हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा द टोल फ्री रीओपनिंग ऑफ द स्टेट, है ना, ये जो पीस अकॉर्ड है ना, वो ईरान को टोल फ्री रीओपनिंग करने की, है ना, को बाउंड करता है हॉर्मुज स्ट्रेट की। अभी क्या हुआ था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया था ईरान ने, एंड ऐसा सुनने में आ रहा था कि ईरान, है ना, एक बड़ा भारी भरकम अमाउंट ले रहा है टू पास द शिप फ्रॉम दिस स्ट्रेट। तो उन्होंने कहा भाई कोई टोल वगैरह नहीं लगेगा, जिस तरह से हॉर्मुज पहले चल रहा था, पहले ओपन था, उसी तरह से हॉर्मुज को ओपन करके रखा जाएगा। ठीक है, 60 डेज टेक्निकल स्टैंड स्टिल विंडो, 60 डेज की जो सीज फायर विंडो है वो बनाई गई है। अनफ्रीजिंग ऑफ ईरान सोवरेन कैपिटल, है ना, तो जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो यूएसए ने ईरान की बहुत सारी जो फॉरेन कैपिटल है, क्योंकि डॉलर में होती है, तो उसको क्या कर दिया था, सीज कर दिया था, उन डॉलर को बैन कर दिया था। तो यूएसए बदले में इस फॉरेन कैपिटल को धीरे धीरे क्या करेगा, अनबैन करने की, अनफ्रीज करने की कोशिश करेगा और अगले 60 डेज में 24 बिलियन के जो फ्रोजन ईरानियन एसेट हैं, है ना, उनको क्या किया जाएगा, डीफ्रीज किया जाएगा, अनफ्रीज किया जाएगा। ठीक है, अब बात होती है कि क्या इतना आसान है ना, कि दोनों ने डिसाइड कर लिया कि 60 डेज में पीस हो जाएगा, तो क्या वाकई में पीस हो जाएगा, है ना। तो जिस तरह से ईरान, है ना, और इजराइल के बीच में अभी भी टेंशन बनी हुई है ना, ऐसा लगता है कि वॉर की भी कभी भी किसी टाइम एक्सीलेट हो सकती है ना। अब क्योंकि इजराइल के ऊपर एक प्रेशर रहता है ईरान का, तो वो डायरेक्टली अब ईरान को अटैक नहीं कर सकता, है ना, यूएसए का प्रेशर रहता है। तो अब वो क्या कर रहा है, प्रॉक्सीज पे अटैक कर रहा है। प्रॉक्सीज कौन, है ना, हूती रेबल्स हो गए आपके, है ना, हिजबुल्ला हो गया, लेबनान पे अटैक कर रहा है, लेबनान में बॉम्बिंग हो रही है, जिसके लिए मतलब ईरान बोल रहा है कि भाई यूएसए को बोल रहा है कि आप इजराइल को मना करो कि लेबनान में जो अटैक्स हैं, है ना, वो बंद करें, अदरवाइज हमें नहीं लगता कि ये जो पीस अकॉर्ड हम साइन कर रहे हैं वो 19 जून को हम साइन कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या निकल के आता है ना। बट अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, है ना, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से गुड न्यूज़ है। हम सब जानते हैं क्यों, किस तरह से इंडिया में जो एक एनर्जी क्राइसिस, एक फूड इन्फ्लेशन का क्राइसिस जो खड़ा हो सकता है ना, इन नियर फ्यूचर, है ना, वो अब खड़ा नहीं होगा अगर ये अकॉर्ड साइन हो जाता है तो। ठीक है, चलो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में तब तक के लिए बताओ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कौन कौन से दो कंट्रीज को सेपरेट करता है। जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो। चलो नेक्स्ट, द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इकोनॉमिक वर्ल्ड। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट हिट रिकॉर्ड हाई ऑफ 45.2 बिलियन इन May 2026, ट्रेड डेफिसिट बाइडेंस। तो ऐसे में जब एक अनसर्टेनिटी का माहौल था कि इंडियन इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है ना, और एक बुरी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया के जो गुड्स एक्सपोर्ट हैं वो 45.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए, यानी कि इसमें इंक्रीज देखने को मिला है 18% का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर में 2025 में ये जो एक्सपोर्ट थे 38.3 बिलियन डॉलर के थे, वेयर एज इन May 2026 दिस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इज 45.2 बिलियन डॉलर। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में, सर्विस एक्सपोर्ट में भी हमें एक अच्छा खासा हाइप देखने को मिला है। सर्विस एक्सपोर्ट रोज टू 13.2% ड्यूरिंग द सेम पीरियड टू द 36.8 बिलियन इन May 2026। ठीक है, तो जो मर्चेंडाइज आइटम्स हैं उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, हमारे सर्विस, है ना, सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है। बट ऑन द अदर हैंड हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी क्या हुआ है, वो भी बढ़ा है ना। जो ट्रेड डेफिसिट लास्ट मई में 6.8 बिलियन डॉलर था, May 2025 में 6.8 बिलियन डॉलर May 2025 में, वो बढ़ के अब कितना हो गया है 10.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब
ऐसा कैसे हो रहा है ना, कि ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है ना। ट्रेड डेफिसिट सब लोग जानते हैं क्या होता है ना। देखो, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसकी 3 सिचुएशंस होती हैं बेसिकली, है ना। किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री जो इंटरनेशनल ट्रेड करता है, 3 सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन होती है कि उस कंट्री के जो इंपोर्ट्स हैं, वो कंट्री जितना इंपोर्ट करता है उतना ही एक्सपोर्ट करता है। मतलब 100 रुपए का इंपोर्ट कर रहा है और 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो कंट्री है उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट में या लॉस में। तो मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करें तो 100 माइनस 100 0, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। इसी सिचुएशन को इंटरनेशनल ट्रेड में बोला जाता है बैलेंस ट्रेड। जितने का इंपोर्ट कर रहे हैं उतने का ही क्या कर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, बात बराबर। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है, यानी कि 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है ना, 100 रुपए का सामान बेच रहा है और 80 रुपए का क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप देखोगे हम बेच ज्यादा रहे हैं, है ना, तो 100 रुपए का बेच रहे हैं, 80 रुपए का परचेज कर रहे हैं। तो अगर 100 में से 80 माइनस कर दो तब भी 20 रुपए का फायदा है, प्लस 20। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है ट्रेड सरप्लस। ठीक है। तीसरी सिचुएशन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कि कोई कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करता हो एंड एक्सपोर्ट कम करता हो। इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, यानी कि 100 रुपए का परचेज कर रहा है एंड 80 रुपीज का एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट क्या होता है, बेसिकली इनकम होती है, और इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि 80 रुपए कमा रहा है और 100 रुपए, सॉरी, है ना, 80 रुपए कमा रहा है और 100 रुपए खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपए का उधार लेना पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ही चलता है बिकॉज हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो अभी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ के कितना हो गया है, 10.5 बिलियन डॉलर हो गया। पिछले साल यही 6.8 बिलियन डॉलर था, है ना। अब ऐसा कैसे हो गया कि हमारे एक्सपोर्ट भी इंक्रीज किए और हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया। तो देखो, हमारे एक्सपोर्ट नो डाउट बढ़े हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 45.2 बिलियन डॉलर हो गया, वेरेज जो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट है वो 36.8 बिलियन डॉलर हो गया। बट ऑन द अदर हैंड हमने इंपोर्ट को भी बढ़ाया है ना। तो जब हम इंपोर्ट को बढ़ाते हैं तो हम कितना भी एक्सपोर्ट बढ़ा लें वो ओवरशैडो हो ही जाता है। तो अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है बट उसी रेशियो में क्या बढ़ा है, इंपोर्ट भी बढ़ा है। दैट इज वाई हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस साल भी क्या है ना, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भी क्या हुआ है, माइनस हुआ है। ये भी इस साल भी बढ़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, WPI इन्फ्लेशन जंप्स टू 9.7 इन मे ऑन सर्जिंग फ्यूल प्राइसेस, है ना। तो जैसे कि सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे और बात की जा रही थी कि अगर इस वॉर को नहीं रोका गया तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी पूरे इंडिया में, है ना, एक इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, ये एक इंडेक्स है जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं एट होल प्राइस लेवल। तो जो इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ के कितनी हो गई है, 9.7 हो गई है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बताया गया है कि जो फ्यूल प्राइसेस है ना, इनके प्राइस बढ़े हैं एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो है ना, होलसेल में जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। वो जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कर गया है ना, प्लस कर गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्ट प्राइसेस हैं वो क्या कर गए, राइज कर गए। ठीक है, तो जैसे कुछ भी नया नहीं है। हमने देखा था अभी लास्ट 9 जो फर्स्ट द हिंदू था इस जून का, है ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे आरबीआई ने जो
बैंक रेट है, रिपो रेट है, उनको अनचेंज रखा है ना, जबकि लोग कह रहे थे कि भाई है ना इन्फ्लेशन आ रही है तो बढ़ेगा, है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो है ना सबको पता था कि इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशन एक बनने वाली है, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI है उसको मेजर किया है नए बेस ईयर पे, और नया बेस ईयर है 2022 से लेके 2023। बेस ईयर क्या होता है ना, एक बेस ईयर बना लिया जाता है ना, उससे कंपेयर करके है ना करंट की सिचुएशन को कंपेयर करके है ना इस परसेंटेज को निकाला जाता है ना। तो बेस ईयर इससे पहले 2011 2012 था, तो लोग कहते थे उसके कंपैरिजन में जब हम करते हैं तो काफ़ी बड़ा हुआ लगता है ना महंगाई, तो बेस ईयर को बदलो। तो बेस ईयर को भी हमारी गवर्नमेंट ने 2022 एंड 2023 कर दिया। इसके साथ ही हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो WPI है ना, ठीक है ना, दुनिया में वाइडली इस्तेमाल होता है इन्फ्लेशन को मेजर करने में, बट ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो एज पर द करंट IMF गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि धीरे धीरे इस WPI को क्या किया जाएगा, फेज आउट किया जाएगा, और इसकी जगह इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक नया इंडेक्स विच इज PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, है ना। क्या है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स? देखो जो WPI है वो प्रोडक्ट का जो मेजरमेंट है, प्रोजेक्ट का जो प्राइस है ना, उसको मेजर करता है कहाँ पे, होलसेल के लेवल पे, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लेवल पे। वेयर जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो प्रोडक्ट की वैल्यू को कहाँ पे मेजर करता है ना, जब वो फैक्ट्री में बनके तैयार हो जाता है, यानी कि फैक्ट्री पे ही क्या कर लिया, उसको मेजर कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर पिछले साल के कंपैरिजन में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बड़ा होगा, है ना, तो देखा जाएगा कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनके प्राइस इंक्रीज किए, क्योंकि अब किसी प्रोडक्ट का प्राइस राइज क्यों करेगा, है ना, क्योंकि अगर उसके जो रॉ मटेरियल है ना, उनके प्राइस हाइक हुए हैं, तभी तो जो प्रोडक्ट है कंपनी लेवल पे उसके प्राइस तभी तो हाइक करेंगे, है ना। तो एज पर द IMF जो PPI है वो PPI इज मोर एक्यूरेट एंड फार बेटर देन WPI। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने IMF के सजेशन को मानते हुए, है ना, ये कहा है कि ठीक है हम फेज आउट कर देंगे धीरे धीरे WPI को, है ना, बट अगले 5 सालों में, ऐसे नहीं अभी। तो नेक्स्ट 5 ईयर में WPI विल बी रिप्लेस्ड विद PPI। अब क्यों करना चाहती है हमारी सरकार, है ना, वाई इज इंडिया ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द होलसेल प्राइस इंडेक्स टू द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन है ना। इंडिया इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम द होलसेल WPI टू PPI टू मॉडर्नाइज इस इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स एंड बेटर मेजर फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन। WPI ट्रैक्स प्राइस ऑफ गुड एट होलसेल स्टेज, हमने डिस्कस किया, है ना। WPI कहां पे ट्रैक करता है प्राइसेस को, होलसेल के डिस्ट्रीब्यूटर के स्टेज पे, है ना। वेयरएज PPI मेजर्स द प्राइस चेंज एट सोर्स ट्रैकिंग, है ना, यहां जहां पे प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है ना। तो असली महंगाई का पता यहां पे चलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करके भी तो प्राइसेस को बढ़ा सकता है। तो पता नहीं चलता कि ये जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी जनरेटेड है या डिस्ट्रीब्यूटर जनरेटेड है। तो इकोनॉमी जनरेटेड इन्फ्लेशन है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, PPI को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें, जो करंट WPI है वो सर्विस सेक्टर के जो प्रोडक्ट है उनको मेजर नहीं करता, जो PPI है वो सर्विस सेक्टर को भी खुद में इंक्लूड करता है। एक सर्विस सेक्टर PPI आता है, सर्विस PPI। एस्टिमेट एलिमिनेट्स डबल काउंटिंग। जो WPI है ना वो कई लेवल पे डबल काउंटिंग कर लेता है, जिसकी वजह से, है ना, जो करेक्ट फिगर है वो सामने नहीं आता। जबकि PPI में, है ना, जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ काउंट की जाएगी, जहां प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो डबल काउंटिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ट्रैक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब, है ना, कि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है ना, तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इससे ट्रैक किया जाएगा, है ना, अलाइन विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि IMF इसको प्रमोट कर रहा है ना, दैट इज वाई, है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम भी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ चलें, ठीक है।
चलो WPI की अगर हम बात करें, है ना, तो होलसेल लेवल पे, है ना, होलसेल लेवल पे जो प्राइसेस हैं उनको मेजर करना, है ना, किसके अंडर आता है, WPI के अंडर आता है। सर्विस सेक्टर को शामिल नहीं किया जाता, इसके अंदर टोटल 957 आइटम्स को शामिल किया जाता है। यानी कि जब WPI का आंकड़ा बताया जाता है या मेजर किया जाता है तो 957 जो आइटम्स हैं उनके प्राइस के बेसिस पे, प्राइस इंक्रीज के बेसिस पे, डिक्रीज के बेसिस पे, है ना, WPI को डिक्लेयर किया जाता है। एंड बेस ईयर 2022 एंड 2023 है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 ईयर में क्या हो जाएगा, ये फेज आउट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट G7, है ना, तो G7 कंक्लूड हो गया एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अटेंड किया इसको, है ना। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, बट 2015 से इंडिया को रेगुलरली एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी, है ना, G7 की समिट में इनवाइट किया गया इंडिया को, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 में। तो इस साल का G7 किसने होस्ट किया था, फ्रांस ने, फ्रांस के इवान शहर में। यहाँ पर एक स्पीच देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, है ना, सीधे सीधे कह दिया कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, यहाँ पर जो ट्रस्ट है उसकी खास कमी है। कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है किसी पे, ठीक है। हम आपके साथ अलायंस क्यों बनाएं, है ना, अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं आओगे, आप हमारे साथ स्टैंड नहीं करोगे, है ना, हमारा मुसीबत में साथ नहीं दोगे, उल्टा हम पे टैरिफ लगा दोगे, है ना, तो हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें। तो विद ए मैसेज दैट ट्रस्ट वाज इन शॉर्ट सप्लाई ग्लोबली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे पार्टिसिपेटेड इन ए सेशन विद द ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। और सिंपल सी बात है, इन्होंने ये बात इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को ही बोली थी, है ना, कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी USA जाते हैं और अच्छे से बातचीत होती है, लेकिन इसके बाद, है ना, डोनाल्ड ट्रंप क्या करना शुरू कर देते हैं, है ना, बैक स्टैबिंग करना शुरू कर देते हैं, इंडिया पर टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उसी पर टेक था हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि जो पूरी दुनिया है उसमें क्या बढ़ता जा रहा है ना, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है ना। ईरान और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड ऑल ऑफ द सडन USA क्या हो जाता है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसी ट्रेड डेफिसिट, इसी ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल जो लीडर्स हैं उनसे, है ना, एक तरह से अपील की। G7, है ना, ग्रुप ऑफ 7 मेंबर कंट्रीज हैं, है ना, फॉर एग्जांपल USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, है ना, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, एंड यूरोपियन यूनियन एक्टिंग एज द नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर। कब बनाया गया था, 1975 में बनाया गया था। कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है इसका, ठीक है। जिस कंट्री में ये समिट होता है वहीं इसका हेडक्वार्टर होता है, और जिस कंट्री में ये होता है उस कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वही इसका प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। तो ये रहा इस वीक का द हिंदू राउंड अप। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक के द हिंदू राउंड अप में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।